तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले वर्ड की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है पिलरी। दोस्तों इसे पिलरी प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है सार्वजनिक अपमान या फिर निंदा करना। जैसे कि मान लो ऑफिस में किसी एम्प्लॉय ने छोटी सी गलती कर दी और बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया। सब लोग हंस रहे हैं और वो बंदा बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। तो ये जो पब्लिकली किसी को इंसल्ट करना या फिर क्रिटिसाइज करना होता है ताकि सभी लोग उसकी गलती को देखें, उसे पिलरी कहा जाता है। ये जो वर्ड है ओरिजिनली उन पुराने वुडन फ्रेम से यानी कि उन पिलरी से आया है जहां पर क्रिमिनल्स को सबके सामने बांध कर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो बेसिकली हम उसे जो है वो पिलरी कहते हैं, जहां पर सार्वजनिक अपमान होता है सबके सामने, उसकी यानी कि किसी पर्सन की निंदा की जाती है। अगर आपको और कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो सोशल मीडिया पे किसी सेलिब्रिटी को मिस्टेक के लिए ट्रोल करना, तो वो भी एक तरीके की पिलरी है। क्लासरूम में टीचर का स्टूडेंट को सबके सामने डांटना, तो वो भी किसी तरीके की पिलरी होती है। या फिर न्यूज़ चैनल का किसी पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना, तो वो भी एक तरीके की पिलरी है। सिंपल वर्ड्स में पिलरी का मतलब होता है पब्लिकली एम्बैरस या फिर क्रिटिसाइज करना, तो उसे हम कहते हैं पिलरी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है एक्सपोज, क्रिटिसाइज, ह्यूमिलिएट या फिर रिडिक्यूल। दोस्तों एक्सपोज का मतलब होता है कि सब यानी कि खुलासा करना, किसी की कोई बात जो है वो सबके सामने लाना। यानी कि खुलासा जब हम करते हैं किसी की कोई बात होती है, जैसे कि बुरी बात हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है जो हम सबके सामने ले आते हैं या फिर उसका खुलासा कर देते हैं, तो उसे एक्सपोज करना कहते हैं। क्रिटिसाइज करना या फिर ह्यूमिलिएट करने का क्या मतलब होता है कि निंदा करना, किसी की आलोचना करना, उसे तो हम कहते हैं क्रिटिसाइज करना। और ह्यूमिलिएट का मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना बेसिकली, यानी कि किसी की बेइज्जती करना, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिलिएट करना। वही रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, तो उसे हम कहते हैं रिडिक्यूल। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। वही एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स में हमारे पास है प्रेज, ऑनर, कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रोटेक्ट। दोस्तों प्रेज या फिर ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना, किसी की जो है वो मतलब कि तारीफें करना, तो उसे हम कहते हैं प्रेज करना। ऑनर का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से तारीफ करना या फिर सराहना करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी को संभालना, किसी को संजो कर रखना, किसी को सुरक्षा देना, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। तो अब अगर बात करें हमारे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द जर्नलिस्ट वॉज पिलोरिड फॉर हिज कंट्रोवर्शियल आर्टिकल। यानी कि जो जर्नलिस्ट था उसे जो है वो मतलब कि उसके कंट्रोवर्शियल आर्टिकल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, यानी कि उसका जो है वो सबके सामने अपमान किया गया, उसको जो है वो सबके सामने क्रिटिसाइज किया गया अपने उस काम के लिए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पिलर यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्वॉल। दोस्तों स्क्वॉल का मतलब होता है तेज हवा, तूफान या फिर गरज भरी आंधी। जैसे कि मान लो तुम बीच पर हो और मौसम पीसफुल है यानी कि बहुत ही शांत है, और अचानक एक तेज हवा और बारिश का शॉर्ट बर्स्ट आता है। 5-10 मिनट में सब कुछ हिल जाता है, फिर वेदर जो है वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ये जो सडन वायलेंट गस्ट ऑफ वाइंड विथ रेन होती है उसे ही स्क्वॉल कहा जाता है। और डेली लाइफ में अगर फिगरेटिवली देखें तो जैसे अगर कोई बच्चा अचानक से ज़ोर से चिल्लाने लगे या फिर इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो वो भी एक तरीके का स्क्वॉल होता है। अगर आपको और कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे कि सी शोर पर एक सडन सा वाइंडस्टॉर्म आना, तो वो स्क्वॉल होता है। बच्चे का अचानक से रोना और चिल्लाना वो बेबी स्क्वॉल होता है। या फिर ऑफिस में जो है वो किसी का मूड सडनली बिगड़ जाना और जोर से चिल्लाना, तो वो इमोशनल स्क्वॉल होता है। सिंपल वर्ड्स में स्क्वॉल का मतलब होता है सडन लाउड बर्स्ट ऑफ वाइंड, रेन और इमोशन। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्क्वॉल यानी क्या है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है गस्ट, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट या फिर ब्लास्ट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि तेज़ हवा आना, तूफान आना, यानी कि एक तरीके से जो है वो गरज भरी आंधी आ जाना, यानी कि स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, गस्ट का भी मतलब होता है तूफान, टेम्पेस्ट या फिर ब्लास्ट का भी मतलब होता है कि एक तरीके से जो है वो अचानक से फोर्सफुली जो है वो आंधी आ जाना, एक ब्लास्ट होना उस चीज़ का। तो उसे हम कह सकते हैं गस्ट, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट या फिर ब्लास्ट। वही एंटोनिम हमारे पास है काम, ब्रीज, सेरेनिटी या फिर ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों काम का तो मतलब होता है कि एक पीसफुल स्टेट होना, यानी कि शांति होना। ब्रीज का मतलब होता है हल्की हल्की हवा चलना। सेरेनिटी या फिर ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कि एक पीसफुल स्टेट होना, यानी कि बिल्कुल पीस जो है वो मेंटेन करके रखना। उसे हम कह सकते हैं सेरेनिटी या फिर ट्रैंक्विलिटी। यानी कि एक जो स्टेट होती है, यानी कि जो एक अवस्था होती है जहाँ पर सब कुछ शांत होता है, तो उसे हम कह सकते हैं सेरेनिटी या फिर ट्रैंक्विलिटी। अब अगर बात करें हमारे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ सडन स्क्वॉल फोर्स द सेलर्स टू सीक शेल्टर, यानी कि अचानक आए तूफान ने नाविकों को आश्रय लेने पर मजबूर कर दिया। यानी कि जो हमारे नाव चलाने वाले नाविक होते हैं उन्हें जो है वो सेलर्स कहा जाता है। तो अचानक आए तूफान ने क्या किया कि उन नाविकों को जो है वो मतलब कि शेल्टर लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो तूफान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों का था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्क्वॉल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अरीड। दोस्तों अरीड का मतलब होता है शुष्क, सूखा या फिर निर्जल। जैसे कि मान लो तुम किसी डेजर्ट एरिया में जाते हो, यानी कि जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर जाते हो। वहाँ ना ग्रीनरी है, ना हरियाली है, ना पानी है, सिर्फ ड्राई मिट्टी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जो बिल्कुल सूखा, मॉइस्चरलेस और बैरन जगह होती है, यानी कि जो बंजर जगह होती है, उसे अरीड कहते हैं। लेकिन ये जो अरिड वर्ड है वो सिर्फ जगह के लिए यूज़ नहीं होता, हम इसे बोरिंग या फिर लाइफलेस सिचुएशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई लेक्चर है जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा डल है और इतना डल, इतना बोरिंग है कि आपको उससे नींद आ जाए, तो वो भी एक तरीके से अरिड है, यानी कि वो लेक्चर क्या है, तो अरिड है। उसी तरीके से आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो राजस्थान के जो ड्राई रीजन्स है वो अरिड लैंड है, यानी कि वहाँ पर ना मतलब कि ना खेती होती है, ना किसी तरीके की हरियाली है, ना पानी है, सिर्फ मिट्टी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो क्या है, तो अरिड लैंड है, यानी कि वो बंजर ज़मीन है, यानी कि रेगिस्तान है, तो उसे हम अरिड कह सकते हैं। या फिर एक बोरिंग मीटिंग जहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है, यानी कि सब कुछ डल है, तो वो एक तरीके से अरिड डिस्कशन है। या फिर कोई रिलेशनशिप जिसमें कोई इमोशन ही नहीं है, यानी कि जिसमें इमोशंस खत्म हो गए हैं, तो वो क्या है, तो अरिड रिलेशनशिप है। सिंपल वर्ड्स में अरिड का मतलब होता है ड्राई, लाइफलेस या फिर बोरिंग, तो उसे हम कहते हैं अरिड। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है ड्राई, बैरन, पार्च या फिर डेजर्ट। दोस्तों इन चारों का ही क्या मतलब होता है? ड्राई का मतलब होता है सूखा, बैरन का मतलब होता है बंजर, पार्च या फिर डेजर्ट का मतलब होता है कि रेगिस्तान वाला एरिया जहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो मतलब कि हरियाली ना हो, पानी ना हो, बारिश ना हो, बिल्कुल सूखा होता है, मिट्टी होती है, तो उसे हम कह सकते हैं पार्च या फिर डेजर्ट, यानी कि जिसमें लाइफ नहीं है, तो उसे हम डेजर्ट या फिर पार्च कह सकते हैं। वही एंटोनिम में देखें, तो एंटोनिम में हमारे पास है फर्टाइल, मॉइस्ट, लश या फिर वेट। दोस्तों फर्टाइल का मतलब होता है जो मतलब कि अच्छी खासी जो उपजाऊ जो ज़मीन होती है, जिसमें जो है वो मतलब कि कोई भी चीज़ उपज सकती है, यानी कि जिसमें खेतीबाड़ी की जा सकती है, कोई भी चीज़ उगाई जा सकती है, तो उसे हम फर्टाइल कह सकते हैं। मॉइस्ट का मतलब है जिसमें नमी है, यानी कि जिसमें वाटर की क्वांटिटी मौजूद है, यानी कि जिसमें नमी है थोड़ी सी, तो उसे हम मॉइस्ट कह सकते हैं। लश का मतलब होता है हरा भरा, हरा भरा यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा हरी भरी होती है, तो उसे हम लश कहते हैं। वहीं वेट का मतलब आपको पता है, वेट का मतलब होता है गीला। तो यहाँ पर बेसिकली ग्रीनरी की बात की जा रही है, यानी कि एक तरफ हम ये देख रहे थे कि वहाँ पर जो है वो मतलब कि ग्रीनरी नहीं है, लाइफ नहीं है, सब कुछ डल है। अरीड का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ ड्राई है उसमें, यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा सूखा है कोई चीज़, कोई किसी चीज़ में लाइफ नहीं है, तो वो हमारी हो गई अरीड। वही हमारे एंटोनी में हम देखते हैं कि कोई चीज़ फर्टाइल है, उपजाऊ है, मॉइस्ट मॉइस्ट उसमें है, यानी कि मॉइस्चर उसमें है, पानी है उसमें, यानी कि हरी भरी है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो वो हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डेजर्ट इज़ एन अरिड रीजन विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। यानी कि जो डेजर्ट है, यानी कि जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, वो एक अरिड रीजन है, यानी कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल सूखा है, निर्जल है, यानी कि वहाँ पर बिल्कुल भी पानी की मात्रा मौजूद नहीं है। वहाँ पर जो है वो बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है रेमिट। दोस्तों रेमिट का मतलब होता है भेजना या फिर भुगतान करना।
जैसे कि मान लो तुम्हारा दोस्त जो है वो दूसरे सिटी में रहता है और उसे अर्जेंटली पैसा चाहिए। तुमने अपने फ़ोन से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये जो मनी भेजना या फिर ट्रांसफ़र करना होता है उसे रेमिट कहते हैं। लेकिन रेमिट का एक और मीनिंग भी होता है, किसी पनिशमेंट या फिर फाइन को माफ़ कर देना। जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी का टैक्स या फिर पेनल्टी अगर कैंसिल कर दी तो कहा जा सकता है द फाइन वाज रेमिटेड। यानी कि दो तरह की मीनिंग जो है वो मतलब कि ये जो वर्ड है हमारा रेमिट वो होल्ड करता है। लेकिन अभी जो हम रेमिट समझ रहे हैं वो भेजना या फिर भुगतान करना इस सेंस में समझ रहे हैं, लेकिन आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारी चीज़ें भी बताती चल रही हूँ। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊँ तो ऑनलाइन पैसा भेजना तो वो एक तरीके से रेमिट करना हो गया। कॉलेज ने अगर लेट फ़ी माफ़ कर दी है तो वो भी एक तरीके से रेमिट हो गया, यानी कि आप बोल सकते हो कि दे रेमिटेड बाय फाइन। या फिर बॉस ने अगर एम्प्लॉय का ओवर टाइम बोनस ट्रांसफ़र किया है तो वो क्या होता है, तो सैलरी रेमिट करना हो गया एक तरीके से, यानी कि पैसे भेजना। तो उसे भी रेमिट कहा जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में रेमिट का मतलब होता है पैसा भेजना या फिर पनिशमेंट माफ़ करना। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रेमिट यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है सेंड, ट्रांसमिट या फिर गिव, यानी कि किसी को भेजना, किसी को ट्रांसफ़र करना, यानी कि किसी को देना। तो उसे हम कह सकते हैं सेंड, ट्रांसमिट या फिर गिव। वही हमारे एंटोनिम में आता है विथ होल्ड या फिर रिटेन, यानी कि अपने तक के सीमित रखना, पकड़ कर रखना, अपने पास रखना, किसी को ना देना। तो उसे हम कह सकते हैं विथ होल्ड या फिर रिटेन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है शी रेमिटेड द पेमेंट टू द सप्लायर ऑन टाइम, यानी कि उसने जो है वो मतलब कि सप्लायर की जो पेमेंट है वो टाइम पर उसे दे दी थी, यानी कि उसका भुगतान कर दिया था, उसे पेमेंट भेज दी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मतलब कि रेमिट इस वर्ड को समझ पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है रेमिस। दोस्तों रेमिस का मतलब होता है लापरवाह या फिर ढीला। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जिसे कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिट करना था, पर उसने जो है वो डेडलाइन को इग्नोर कर दिया और डेडलाइन मिस कर दी, प्रॉपरली काम नहीं किया और केयरलेस रहा। तो ये जो लेजी, केयरलेस या फिर ड्यूटी में ध्यान ना देना होता है उसे ही रेमिस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो स्टूडेंट जो होमवर्क टाइम पे नहीं करते तो वो भी रेमिस होता है। एम्प्लॉय जो ऑफिस का काम कैजुअली लेते हैं वो भी रेमिस होता है। या फिर फ्रेंड जो प्रॉमिस करके भूल जाते हैं तो वो भी एक तरीके से रेमिस है। सिंपल वर्ड्स में रेमिस का मतलब होता है केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट इन डूइंग योर वर्क, यानी कि अपने काम को लेकर जो है वो लापरवाह होना या फिर बहुत ज़्यादा ढीला होना, यानी कि एक तरीके से लेजीनेस दिखाना, केयरलेसनेस दिखाना। तो उसे हम कह सकते हैं रेमिस। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है नेग्लिजेंट, केयरलेस, लैक्स या फिर स्लैक। दोस्तों इन चारों का एक ही मतलब होता है कि मतलब कि किसी काम को अवॉइड करना, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, टालना या फिर उस काम पर ध्यान ना देना, उसकी केयर ना करना, यानी कि लापरवाह होना, बहुत ज़्यादा सुस्त होना, लेज़ी होना, ढीला होना। तो उसे हम कह सकते हैं नेग्लिजेंट, केयरलेस, लैक्स या फिर स्लैक। वही एंटोनिम देखें तो एंटोनिम है केयरफुल, कंसाइंशियस, डिलिजेंट या फिर अटेंटिव। दोस्तों केयरफुल का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान देता है अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर, तो उसे हम केयरफुल कह सकते हैं। कंसाइंशियस का मतलब है कि ध्यान देना, यानी कि बहुत ज़्यादा सजग रहना, बेसिकली किसी काम को लेकर ज्ञात रहना, यानी कि हर चीज़ की इंफॉर्मेशन रखना, हर चीज़ के बारे में जो है वो ध्यान देना। तो उसे हम कह सकते हैं एक तरीके से अटेंशन उसका हर चीज़ पर होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कंसाइंशियस। वही डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती, यानी कि जो मेहनत करता है, जो काम करता है प्रॉपरली, उसे हम डिलीजेंट कह सकते हैं। अटेंटिव का मतलब तो आपको पता होगा, अटेंटिव का मतलब होता है जो ध्यान देता है बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं अटेंड, कि जिसका ध्यान होता है, जो अटेंशन देता है, तो उसे हम कहते हैं अटेंटिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज रेमिस इन कम्प्लीटिंग हिज असाइनमेंट्स ऑन टाइम, यानी कि वो जो है वो अपने असाइनमेंट्स को टाइम में कंप्लीट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लापरवाह था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ढीला था, लेज़ी था। यानी कि वो असाइनमेंट्स अपने कभी भी टाइम पर कंप्लीट नहीं किया करता था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रेमिस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नॉक्यूअस। दोस्तों नॉक्यूअस का मतलब होता है हानिकारक, विषैला या फिर नुकसान पहुंचाने वाला। जैसे कि मान लो तुम्हारे गार्डन में एक प्लांट है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर अगर कोई उसके पत्ते चबा ले तो वो जहर लग सकता है। तो ये जो हार्मफुल या फिर डेंजरस चीज़ होती है उसे ही नॉक्यूअस कहते हैं, जिससे हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है बेसिकली। तो ऐसी चीज़ों को हम नॉक्यूअस कह सकते हैं।
जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो जो सिगरेट का स्मोक होता है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नॉक्यूअस है। या फिर सर्टेन केमिकल्स या जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी एक तरीके से जहरीले होते हैं यानी कि नॉक्यूअस होते हैं। या फिर पोल्यूशन या फिर जो कंटामिनेटेड वाटर होता है यानी कि जो गंदा पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो भी हमारी सेहत के लिए या फिर किसी के भी लिए जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉक्यूअस होता है यानी कि हानिकारक होता है, विषैला होता है, पॉइजनस होता है। सिंपल वर्ड्स में नॉक्यूअस का मतलब होता है हार्मफुल, पॉइजनस या फिर डेंजरस यानी कि बहुत ज़्यादा हानिकारक, विषैला या फिर हमारे लिए जो है वो मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाला। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं नॉक्यूअस। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है हार्मफुल, इंजूरियस, टॉक्सिक या फिर डेट्रीमेंटल। दोस्तों इन चारों का क्या मतलब होता है? टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला यानी कि जहरीला। बाकी जो हार्मफुल है, इंजूरियस है या फिर डेट्रीमेंटल है, इन तीनों का मतलब होता है हानिकारक यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला, जिससे हमें कोई तकलीफ हो सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है, या फिर हमें जो है हमारी सेहत के लिए, हमारे लिए हानिकारक अगर कोई चीज़ है तो उसे हम हार्मफुल कह सकते हैं, इंजूरियस कह सकते हैं या फिर डेट्रीमेंटल भी कह सकते हैं। वहीं हमारे एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में है हार्मलेस, बेनिफिशियल, इनॉक्यूअस या फिर सेफ। हार्मलेस का मतलब होता है जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता। बेनिफिशियल मतलब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है यानी कि जो आपको फ़ायदा देता है, आपको लाभ देता है, तो उसे हम कह सकते हैं बेनिफिशियल। इनॉक्यूअस का मतलब होता है, इनॉक्यूअस का मतलब जिससे कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता। नॉक्यूअस का मतलब होता है हानिकारक, विषैला, तो उसका उल्टा क्या हो गया? इनॉक्यूअस हो गया यानी कि जिससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो ऐसी कोई चीज़। सेफ का मतलब है जो आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है, तो उसे हम कहते हैं सेफ। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द केमिकल वेस्ट वाज हाईली इनॉक्यूअस टू द रिवर इकोसिस्टम। यानी कि जो केमिकल वेस्ट है यानी कि जो वेस्ट जनरेट होता है, जो केमिकल्स का बहुत सारा जो वेस्ट होता है जो फैक्ट्री से जनरेट होता है, वो हमारा जो रिवर इकोसिस्टम है यानी कि जो रिवर में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, मछलियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके लिए जो है वो हाईली डेंजरस है। क्योंकि अगर वो जो केमिकल वेस्ट है वो रिवर में जाता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है या फिर उनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है एग्जाम्पल में कि किस तरह से जो केमिकल वेस्ट होता है वो हाईली नॉक्यूअस होता है। नॉक्यूअस यानी कि बहुत ज़्यादा विषैला होता है, टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है रिवर इकोसिस्टम के लिए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि नॉक्यूअस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है पेस्टिलेंशियल। दोस्तों पेस्टिलेंशियल का मतलब होता है महामारी संबंधी, हानिकारक या फिर भयंकर यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बीमारियां फैलाए। जैसे कि मान लो तुम्हारी सिटी में बहुत ज़्यादा हैवी पोल्यूशन है और एयर इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है कि लोग कंटिन्यूअसली खांस रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उन्हें अलग अलग तरीके की जो है वो बीमारियां हो रही है। या फिर कोई पुराना घर है जो इतना ज़्यादा गंदा है या फिर इतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि जर्म से भरा हुआ है कि अंदर रहना मुश्किल है। तो ये जो डिसीज कॉजिंग या फिर हार्मफुल या फिर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट चीज़ होती है उसे ही पेस्टिलेंशियल कहते हैं। यानी कि जिससे किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है या फिर जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो या फिर विषैला हो, तो एक तरीके से उसे हम जो है वो पेस्टिलेंशियल कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो एयर पॉल्यूशन इन सिटीज़ वो भी एक तरीके की पेस्टिलेंशियल एयर है। कंटामिनेटेड वाटर तो वो पेस्टिलेंशियल वाटर है। या फिर अनहाइजीनिक क्राउडेड प्लेसेस यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है जो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वो पेस्टिलेंशियल कंडीशन है या फिर पेस्टिलेंशियल प्लेस है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सिंपल वर्ड्स में पेस्टिलेंशियल का मतलब होता है हार्मफुल, डिसीज कॉजिंग या फिर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट यानी कि जिसे हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते, या फिर हमें जो है वो उससे ना कोई जो है वो मतलब कि नुकसान होता है या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे पेस्टिलेंशियल। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में है वायरुलेंट, नॉक्शियस, हार्मफुल या फिर डिस्ट्रक्टिव। दोस्तों वायरुलेंट का या फिर नॉक्शियस का मतलब होता है कोई चीज़ विषैली होना या फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होना। हार्मफुल का भी सेम मतलब है, नुकसान पहुंचाने वाली। डिस्ट्रक्टिव का भी सेम मतलब होता है जो मतलब कि बर्बाद कर दे बेसिकली, या फिर जो है वो आपको नुकसान पहुंचाए, आपकी हानि करे। तो ऐसे चीज़ों को हम कह सकते हैं वायरुलेंट, नॉक्शियस, हार्मफुल या फिर डिस्ट्रक्टिव। वहीं एंटोनिम में हमारे पास है बेनिफिशियल, होलसम, हेल्दी या फिर हार्मलेस। यानी कि जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हेल्दी है यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती, तो उसे हम कह सकते हैं बेनिफिशियल, होलसम, हेल्दी या फिर हार्मलेस। वहीं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है द पेस्टिलेंशियल फ्लाइज मेड इट हार्ड टू ईट आउटसाइड।
यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो यानी कि हानिकारक या फिर जिसे हम मतलब कि महामारी संबंधी यानी कि जो मक्खियाँ होती है, जो बीमारियाँ फैलाती है, उनकी वजह से क्या हो गया है कि आजकल हम जो है वो बाहर भी नहीं खा सकते। कोई भी चीज़ हम बाहर खाना अवॉइड करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमें खतरा रहता है कि बाहर अगर हम कुछ खाएँगे, तो वो जो मक्खियाँ हैं वो हमारे अंदर जो है वो मतलब कि बीमारियाँ फैला सकती है, अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ हमें हो सकती है उन मक्खियों की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेस्टिलेंशियल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अविंस। दोस्तों इसे अविंस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है प्रकट करना, दिखाना या फिर स्पष्ट करना। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड का जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो कंटिन्यूअसली स्माइल कर रहा है या फिर लाइवली बातें कर रहा है, तो ये जो क्लियरली शो या फिर एक्सप्रेस करना होता है उसे ही अविंस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो स्टूडेंट ने अपनी होमवर्क में इंटरेस्ट दिखाया, तो उसने क्या किया, तो होमवर्क में जो है वो मतलब कि इंटरेस्ट को अविंस किया यानी कि दिखाया यानी कि एक्सप्रेस किया। या फिर स्पीकर ने अपनी स्पीच में कॉन्फिडेंस और पैशन को दिखाया, तो वो भी एक तरीके का अविंस हो गया। या फिर आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में क्रिएटिविटी और इमोशन को शो किया, तो वो से अविंस हो गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अविंस का मतलब है क्लियरली शो, रिवील या फिर एक्सप्रेस, यानी कि किसी चीज़ को दिखाना, जताना या फिर बताना क्लियरली तरीके से, तो उसे हम अविंस कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है शो, डेमॉन्स्ट्रेट, रिवील या फिर एग्जिबिट। दोस्तों इन चारों का मतलब होता है दिखाना, यानी कि दिखावा करना, दिखाना, दिखावा करना यानी कि इन सेंस झूठा दिखावा करना नहीं, बल्कि कोई चीज़ दिखाना, कोई चीज़ शो करना, कोई चीज़ प्रकट करना, कोई चीज़ किसी को एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस के थ्रू, तो उसे हम कह सकते हैं शो, डेमॉन्स्ट्रेट, रिवील यानी कि किसी के सामने उजागर करना, या फिर एग्जिबिट यानी कि लोगों को जो है वो मतलब कि दिखाना, प्रकट करना बेसिकली। तो उसे हम कहेंगे शो, डेमॉन्स्ट्रेट, रिवील या फिर एग्जिबिट। वही एंटोनिम है कंसील, हाइड, सप्रेस या फिर ऑब्सक्योर। कंसील का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को छुपाना, हाइड का भी मतलब होता है छुपाना, सप्रेस का मतलब होता है दबा कर रखना किसी चीज़ को, और ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई चीज़ अस्पष्ट होना, यानी कि जो चीज़ धुंधली होती है, जो समझ ना आए या फिर अस्पष्ट होती है, तो उसे हम ऑब्सक्योर कहते हैं। वहीं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल इसका है हर स्माइल अविंस हर हैप्पीनेस एट द गुड न्यूज़, यानी कि उसकी जो स्माइल है, यानी कि जो गुड न्यूज़ सुन के जो उसके चेहरे पर एक स्माइल आई थी, वो जो है वो उसकी खुशी को क्लियरली एक्सप्रेस कर रही थी, यानी कि जो उसकी स्माइल थी वो अविंस कर रही थी उसके हैप्पीनेस को। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अविंस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है मैजिस्ट्रल। दोस्तों मैजिस्ट्रल का मतलब होता है प्रबंधकीय, अधिकारपूर्ण या फिर प्रभावशाली। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल में एक टीचर है जो हर टॉपिक को इतनी ज़्यादा क्लैरिटी और अथॉरिटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इजीली उस टॉपिक को समझ जाते हैं और उनसे इम्प्रेस भी हो जाते हैं। तो ये जो अथॉरिटिव, मास्टरली और कमांडिंग स्टाइल में कुछ करना या फिर प्रेजेंट करना होता है, उसे ही मैजिस्ट्रल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो प्रोफेसर की लेक्चर डिलीवरी जो सबको एंगेज करे, तो वो मैजिस्ट्रल लेक्चर है। या फिर एक्टर का परफॉर्मेंस जो पूरा स्टेज डोमिनेट कर ले, तो वो भी मैजिस्ट्रल परफॉर्मेंस है। या फिर आर्टिस्ट की पेंटिंग टेक्निक जो एक्सपर्ट और कमांडिंग लगे, तो वो मैजिस्ट्रल वर्क है। सिंपल वर्ड्स में मैजिस्ट्रल का मतलब होता है मास्टरली, ऑथोरिटिव या फिर कमांडिंग, तो उसे हम कहेंगे मैजिस्ट्रल। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है ऑथोरेटिव, कमांडिंग, मास्टरली या फिर एम्पेरियस। दोस्तों इन चारों का मतलब होता है प्रबंधकीय, अधिकारपूर्ण या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से निपुण होना किसी चीज़ में, यानी कि मास्टरली साउंड करना, बहुत ज़्यादा कमांडिंग साउंड करना, जैसे कि उस व्यक्ति को जो है वो उस चीज़ की पूरी ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि सब कुछ उसको पता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेलेक्चुअल साउंड करता है। तो उस हिसाब से हम जब वर्ड का यूज़ करना चाहे, तो हम जो है वो ये सारे सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं। वही एंटोनिम देखा जाए, तो एंटोनिम इसका है सबमिसिव, इनफेक्चुअल, वीक या फिर इनकॉम्पिटेंट, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई प्रभाव नहीं है, जिसका इतना कोई असर नहीं है, जिसको कोई मानता नहीं है, जिसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं सबमिसिव, इनफेक्चुअल, वीक यानी कि कमज़ोर, या फिर इनकॉम्पिटेंट यानी कि जो इतना ज़्यादा सक्षम या फिर जिसमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है, तो उसे हम इनकॉम्पिटेंट कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्रोफेसर गेव अ मैजिस्ट्रल लेक्चर दैट कैप्टिवेटेड ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा लेक्चर दिया, यानी कि इतना ज़्यादा मतलब कि मैजिस्ट्रल लेक्चर दिया, जो है वो सारे बच्चे जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए, यानी कि वो उनके लेक्चर में खो चुके थे।
तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मैजिस्ट्रल यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है कैसेशन। दोस्तों कैसेशन का मतलब होता है रद्द करना, खंडन करना या फिर अपील को खारिज करना। जैसे कि मान लो कोर्ट ने पहले एक डिसीजन दिया लेकिन हायर कोर्ट ने उस डिसीजन को कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया और उस केस को ख़त्म कर दिया। तो ये जो लीगल सेंस में किसी जजमेंट या फिर ऑर्डर को ऑफिशियली कैंसिल करना होता है उसे कैसेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के रूलिंग को कैंसिल किया तो वो कैसेशन है। गवर्नमेंट ने किसी पुरानी लॉ को अबॉलिश कर दिया यानी कि मिटा दिया तो वो भी एक तरीके से कैसेशन है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट के इनवैलिड क्लॉजेस को ऑफिशियली नलीफाई करना तो वो भी एक तरीके से कैसेशन होता है। सिंपल वर्ड्स में कैसेशन का मतलब है कैंसलेशन और नलिफिकेशन स्पेशली ऑफ लीगल डिसीजन, यानी कि किसी भी तरीके के लीगल डिसीजन को हटाना, मिटाना या फिर कैंसिल कर देना, तो उसे हम कह सकते हैं कैसेशन। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है एनलमेंट, रिवर्सल, ओवरटर्निंग या फिर नलिफिकेशन। दोस्तों इन तीनों चारों का मतलब होता है रद्द करना, खंडन करना या फिर किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि कैंसिल कर देना, मिटा देना, हटा देना। तो उसे हम कह सकते हैं एनलमेंट, रिवर्सल, ओवरटर्निंग या फिर नलिफिकेशन। वही एंटोनिम इसका है कन्फर्मेशन, अप्रूवल, रैटिफिकेशन या फिर अपहोल्डिंग, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि बनाए रखना, किसी चीज़ को अप्रूव करना, स्वीकार करना, मान्यता देना, कन्फर्म करना। तो उसे हम कहते हैं कन्फर्मेशन, अप्रूवल, रैटिफिकेशन या फिर अपहोल्डिंग। अब अगर दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है द जज ऑर्डर द कैसेशन ऑफ द ओल्ड लॉ, यानी कि जज ने क्या ऑर्डर किया कि पुराना जो लॉ है यानी कि पुराना जो कानून है उसे कैंसिल किया जाए, उसे खारिज किया जाए, उसको रद्द किया जाए, उसको मिटाया जाए। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि कैसेशन यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी यानी कि जो अपडेट्स आते हैं उन्हें मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।